क्या पाकिस्तान का कर्ज उतरने वाला है? क्या पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या पाकिस्तान अब चीन के चंगुल से निकल जाएगा? सवाल कई हैं और पाकिस्तान से जुड़े इन तमाम सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज पाकिस्तान से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देंगे। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पे बात करते हैं जी। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है? पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो डॉलर से कितनी पीछे, या क्या हाल है उसका? देखिए, जो डेटा हमारे पास में है, जो हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इस वक्त जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो अमेरिका का $1 और पाकिस्तान के 278 रुपये 42 पैसे एक बराबर हैं। अच्छा। हाँ, यानी कि पाकिस्तान के रुपये की इतनी बुरी हालत है कि अगर पाकिस्तान को कोई सामान खरीदना है विदेश से, तब उसे बहुत भारी भरकम खर्च करना होगा। अगर पाकिस्तान जो विदेशों से सामान मंगाता है, आयात करता है, तो उसके लिए वो डॉलर खर्च करता है, और यदि वो डॉलर खर्च करता है तो यानी वो बहुत ही महंगा आयात उसे पड़ता है। जबकि अगर पाकिस्तान से जो निर्यात किया जाएगा, तो पाकिस्तान से निर्यात जो दूसरे देश खरीदेंगे वो उन्हें बहुत सस्ता पड़ेगा। तो पाकिस्तान के चावल की डिमांड अच्छी खासी थी। अब चावल अगर पाकिस्तान का नहीं बिकेगा या अन्य प्रोडक्ट पाकिस्तान के नहीं बिकेंगे, तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत ख़राब स्थिति बनेगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को इसके एवज में जो डॉलर मिलेंगे वो बहुत कम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का 278 रुपये और अमेरिका का $1, ये एक बराबर है जी। ठीक है सर, भारत के मुकाबले अगर पाकिस्तान की स्थिति की बात की जाए? देखिए, भारत का $1 और पाकिस्तान के $3.32 एक बराबर है। अच्छा। हाँ, तो यानी कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत का रुपया उससे ज़्यादा मजबूत है और उससे बहुत मजबूत है। दूसरी बात यह कि आप देखें, कल ही मैं शुभम थे हमारे साथ कल, और मैं उनको बता रहा था कि अब सिंगापुर में UPI चलने लगेगा। अब भारत की वो स्थिति है कि जब हम विदेशों से सामान खरीदेंगे और हम रुपये में लेन देन कर पाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हम डॉलर देंगे, अब ज़रूरी है कि हम पैसा देंगे और वो हम रुपया भी दे सकते हैं। तो भारत आज ग्लोबल लीडर बनने की राह पर अग्रसर है। भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो दिनों दिन बेहतर होती जा रही है। जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भारत में तमाम तरीके के नए निवेश आ रहे हैं। पिछले दिनों एनवीडिया के जो CEO हैं वो भारत आए थे, मोदी जी से मिले थे। अब सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, आज भी एक सेमीकंडक्टर से जुड़ी खबर है, वो किसी और वीडियो में हम बताएंगे। तो कुल मिलाकर हम जहां एक तरफ जो देश चीन को छोड़ रहे हैं वो भारत में आ रहे हैं, वो भारत में आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और वो एक ऐसी स्थिति भारत की हो रही है कि पूरी दुनिया मान के चल रही है कि भाई अब चीन में सामान बनवाना बंद करो, अब भारत में सामान बनवाना शुरू करो, मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया हो जाएगा। अभी तक हम कहते थे दुनिया की फैक्ट्री कहाँ, चीन में, अब हम कहेंगे दुनिया की फैक्ट्री कहाँ, भारत में। और भारत के तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब मेरे को तो भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर केवल चीन का ही नहीं और देशों के भी कर्ज हैं, भारी भरकम कर्ज हैं, और उसको दिवालिया होते होते वो कई बार बचा है। IMF की तमाम भारी भरकम शर्तें उसको माननी पड़ रही हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें पाकिस्तान के साथ में हैं। लेकिन हाँ, अब जो खबर आई है वो ज़रूर इस बात को कहती है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति सुधर जाएगी। जी सर, हम इस खबर पे आएंगे जी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। जब भारत पाकिस्तान की बात हुई, चीन की बात हुई, बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल, जब हम पाकिस्तान का और इसका बांग्लादेश का हम कंपैरिजन करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि GDP की हम बात कर लें तो GDP के मामले में बांग्लादेश की GDP 437.42 बिलियन और पाकिस्तान की GDP 338.37 बिलियन है। तो बांग्लादेश आर्थिक रूप से मैं कहूँगा पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। और 2023 में बांग्लादेश में जो इन्फ्लेशन रेट
9.9% था, यानी महंगाई बढ़ने की रफ्तार वहां पर 9.9% थी। वही रफ्तार पाकिस्तान में 30.8% थी। यानी कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान की जो आम जनता है वो महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। वहीं बांग्लादेश की जब आप बात करेंगे तो बांग्लादेश कमोबेश ठीक स्थिति में। अब सर आते हैं मेन मुद्दे पे, जो खबर सामने आई है। हम लोगों ने अभी एक जो परिदृश्य था वर्तमान का वो बात कर ली। अब पाकिस्तान का क्या भविष्य सुधर सकता है? जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तान को समुद्र में एक खजाना मिल गया है। अब वो खजाना ये कि वो तेल है, पेट्रोलियम है और गैस है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो कि देश क्या विश्व का चौथा सबसे बड़ा खजाना बनने की ओर ये घोषणा कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। क्या है ये पूरा मामला? क्या देखिए, डॉन की एक खबर है, खबर हमारे सामने खुली हुई है। तो डॉन में जो खबर छपी है, पाकिस्तान का एक अखबार है, उसका नाम है डॉन, और इसमें जो खबर छपी है वो ये बताती है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अब बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है। और क्यों सुधरने वाली है? क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान का जियोग्राफिक सर्वे हुआ, 3 साल के बाद ये खोज पूरी हुई और पाकिस्तान ने अपने एक सहयोगी देश के साथ एक बहुत बड़े भंडार की खोज की है। समंदर के अंदर ये भंडार मिला है। अब इसके अंदर तेल है, इसके अंदर गैस है और ये इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान की स्थिति बदल सकती है। खबरें हैं ऐसी। होगा नहीं होगा वो एक बाद की बात है। अब उसमें कहाँ पेच है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट की हम बात करते हैं। इसको ये बताया है कि ब्लू वाटर इकोनॉमी का लाभ पाकिस्तान उठाएगा। और जिस अधिकारी से डॉन ने बात की है, उस अधिकारी ने इस बात को कहा कि अब इस पर जो बिडिंग होगी, यानी कि इस पर बोलियां लगेंगी कि कंपनियां आएँ, यहाँ पर आकर एक्सप्लोर करें, यहाँ से तेल निकालें, यहाँ से गैस निकालें, अपना कमीशन लें और बाकी मुनाफा पाकिस्तान को दें। तो इसके साइज़ का अभी पता करना है, इसको निकालने का काम शुरू करना है। हालांकि इसमें अभी एक बहुत लंबा वक्त लगेगा, इसमें कई साल लग सकते हैं। अब कई साल, वो लिटरली कई साल हैं, क्योंकि अभी तो ये देखना बाकी है कि ये जो गैस और तेल का भंडार मिला है ये निकालना कितना आसान है। क्योंकि जब आप समंदर के अंदर ड्रिलिंग करते हैं वो बहुत आसान नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा, इसमें कौन से देश या कौन सी कंपनियां इसमें सहयोगी बनेंगी, जो सहयोगी बनेंगी उनकी शर्तें क्या हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान एक तरफ चीन के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, एक तरफ उसे वहाँ पर अपना एक हिस्सा चीन को देना पड़ रहा है, एक तरफ वो बलूचिस्तान में परेशान है, एक तरफ अफगानिस्तान की डूरंड रेखा पर वो परेशान है और एक तरफ उसके लिए नई परेशानी शुरू हो जाए तो पाकिस्तान वरना चौतरफा परेशानियों से घिर जाएगा। रिपोर्ट ये बताती है कि समंदर में उसको अन्य मूल्यवान खनिज और तत्व मिल सकते हैं और ग्लोबल स्तर पर यह चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है। और वेनेजुएला में इस वक्त सबसे बड़ा तेल का भंडार है, जिसका अनुमान करीब 3.4 बिलियन बैरल है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भंडार है वो नंबर 2 पर है। इसके बाद सऊदी अरब है, ईरान है, कनाडा है, इराक है, ये इस लिस्ट में शामिल देश हैं। अब पाकिस्तान का नंबर यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, डॉन जो टीवी से बात करते हुए ऑयल और गैस रेगुलेटरी ऑर्गा के जो पूर्व सदस्य हैं मोहम्मद आरिफ, उन्होंने इस बात को कहा कि ये खोज आशा तो जगाती है, लेकिन ये जितना हमें दिखाई दे रहा है ऊपर से इतना निकलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और साथ में ये भी गारंटी नहीं है कि ये हमारे ही देश की ऊर्जा मांग को पूरा करेगा या हम इसे बेच भी पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम सबको पता है कि पेट्रोल, डीजल यानी कि तेल और गैस, ये इनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। यानी कि करोड़ों सालों तक फॉसिल्स दबे रहे, तेल में बदल गए और अब हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको शोध करते हैं और शोधन के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल के रूप में। सारे लोग इस बात से परिचित हैं कि एक ना एक दिन ये तेल खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन ये जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं खत्म हो जाएंगे। तब उस स्थिति में क्या होगा? इसलिए लोग अब नए तरीके की ऊर्जा की तरफ जाने वाले हैं। अब भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर अब बैटरी की कारों का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बूम है इस वक्त। हम अपने सरकार की बात सुनते हैं, गडकरी जी की हम बात सुनते हैं, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन वाली हम कार लेकर आ रहे हैं, हाइब्रिड कार्स का दौर आ रहा है।
हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां यदि आ जाती हैं, यदि ई गाड़ियां भारत में आ जाती हैं, अमेरिका में हम देखते हैं, यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया का जो जोर है वो ई व्हीकल्स पर है। अब ऐसे में अगर ये पाकिस्तान के पास भंडार निकल रहा है, कितना निकल रहा है, और क्या ये पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर पाएगा, क्या उसका कर्ज उतार पाएगा, ये बहुत आगे की बात है। पहले तो निकल ही आए, पहले तो पता चले कितना है। अभी तो कयास है। अभी तो कयास है। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे कुछ मृत्युंजय, बस मैं एक बात यहाँ दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि इसको निकालने के लिए पाकिस्तान को चाहिए $5 बिलियन। जी। अब एक इसमें शक की स्थिति ये पैदा होती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कर्ज में डूबा पाकिस्तान नए कर्ज के लिए ये पूरा दांव खेल रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन का उसके ऊपर दबाव हो, उसके ऊपर अन्य देशों के दबाव हो, और उसको केवल क्या चाहिए? उसको चाहिए पैसा। अब वो पैसा कौन लगाएगा? तो इसलिए उसने एक सर्वे कराया और बताया कि यहाँ तेल और गैस है, आओ भाई पैसा लगाओ, पैसा पाकिस्तान की सरकार को मिलेगा, और हम जो गरीबी में डूबे हुए देश हैं, हम इस कर्ज को थोड़ा उतार पाएंगे, या हम IMF की शर्तें पूरी कर पाएंगे, या हम अपने देश को खाना खिला पाएंगे। तो पाकिस्तान की ये, हाँ, या फिर जैसे जब निकल आता है, जितना खर्चा हुआ है, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना आप अपना ले लीजिए, बाकी हमारा छोड़ दीजिए। सर, मेरा अगला सवाल मैं यहीं पे आ रहा था। जो 42,000 करोड़ की बात कही जा रही है कि 42,000 करोड़ रुपए इस रिसर्च को पूरा करने के लिए अभी चाहिए हैं पाकिस्तान को। 3 साल से रिसर्च चल रही है, कितना खर्चा हुआ है इसका डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये दावा ज़रूर कर रही हैं कि इस रिसर्च को पूरा करने के लिए 42,000 करोड़ रुपया चाहिए। तो वो उसका क्या, अगर पाकिस्तान उसका अरेंजमेंट करता है तो कैसे, कहाँ से कैसे होगा? देखिए, जब इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है तो कोई देश अमूमन इसको करता नहीं है। खुद से बहुत कम ही देश ऐसे हैं जो इस तरीके के प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं। होता क्या है कि पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, जिनको स्पष्ट रूप से पश्चिमी मीडिया एक थर्ड वर्ल्ड के नाम से जानता है, तीसरी दुनिया के देश हैं, जो पश्चिमी मीडिया है या पश्चिमी जो देश हैं, उनकी वरीयता सूची में पाकिस्तान जैसे देश होते ही नहीं हैं। आर्थिक रूप से हो सकता है वो सामरिक रूप से हो, रणनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से नहीं होते। अब आप ये देखिए कि जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान ने इस एक्सप्लोरेशन में कितना खर्च किया, वो डेटा तो सामने नहीं आया। ये ज़रूर हमको पता है कि इसमें 42,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे, इसमें 4 से 5 साल लग जाएंगे। हाँ, अब इसके बाद इसको कुएं लगाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए पैसा लगेगा। अब पैसा आएगा कहाँ से? तो क्या होता है कि मान लें उदाहरण, पाकिस्तान को डैम बनवाना था, तो उसने कहाँ से पैसा लिया? चीन से। चीन ने क्या काम किया कि इसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए, है ना? उस तरीके से क्या वो चीन से और पैसा लेने वाला है, या वो किसी कंपनी से कहेगा, मान लीजिए किसी बहुत बड़ी कंपनी से उसने कहा कि हमारे यहाँ ये स्थिति बनी हुई है, आप आइए हमारे यहाँ इसको खोदिए, निकालिए, और जो भी इसमें से तेल निकलेगा उसमें से 20% आपका, 80% हमारा, 30% आपका, 70% हमारा, जो भी दोनों के बीच डील तय होगी उसके आधार पे आगे काम होगा। अब इसको इस तरीके से देखिए कि अगर वो तेल उतना न निकला जितनी उम्मीद है, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां लगा है, उस ऐसी स्थिति में उसका क्या होगा? वहां जाने के लिए सड़कें बनेंगी, वहां हजारों लोगों को काम पे लगाया जाएगा, वहां तेल के कुएं बनेंगे, पूरी रिग बनेगी, उसमें नीचे ड्रिलिंग होगी समंदर के अंदर, वो तमाम महंगी मशीनरी आएगी। तो वो जो खर्चा है, वो खर्चा पाकिस्तान तो करेगा नहीं, वो या तो कोई कंपनी करेगी या कोई चीन जैसा देश करेगा जिसको उस तेल में दिलचस्पी हो सकती है। पाकिस्तान तो अभी हालत में भी नहीं है कि इतना खर्चा कर भी पाए। जी, अब देखिए, पाकिस्तान की जब हम वर्तमान वित्तीय और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तब हमारे पास कई तरीके के डेटा हैं। तो पाकिस्तान जो है निर्यात कम करता है, आयात ज़्यादा करता है, यानी विदेशों को सामान वो बेचता कम है, विदेशों से सामान खरीदता ज़्यादा है। उनका जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो बनाया गया था, जिसको हम CPEC कहते हैं, CPEC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, और इसकी वजह एक बहुत बड़ी ये भी बताई जाती है।
अब पाकिस्तान अपनी जो आर्थिक स्थितियां हैं उसके लिए खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने इनके ऊपर कर्ज बढ़ता गया, इन्होंने कर्ज को चुकाने का दूसरा कोई तरीका नहीं ढूंढा, इन्होंने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाई, अपने खर्चे बढ़ा लिए। तो जब जब ऐसा होता है कि आप अपनी आमदनी नहीं बढ़ाते, अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, तब नुकसान होता है। अब पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में रक्षा खर्च जो है, जिसको फौजी खर्च कहते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में चरमपंथ के खिलाफ जो संघर्ष है वो भी उनकी अर्थव्यवस्था पे एक बोझ डाल रहा है। तो पाकिस्तान इधर कश्मीर की बात कर रहा होता है, उधर बलूचिस्तान की बात कर रहा होता है, उधर अफगानिस्तान की बात कर रहा होता है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डूबती जा रही है। वो अपनी इकोनॉमी को नहीं सुधार पा रहा, तमाम फ्रंट्स पे वो खेलना चाहता है मगर खेल एक भी गेंद नहीं पा रहा। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल भी यही था कि पाकिस्तान, हर एक देश की इकोनॉमी होती है, हर एक देश के पास अपना एक राष्ट्रीय कोष होता है जिससे वो खर्चा चलाता है, देश का खर्चा निकलता है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय कोष है या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जहाँ से पाकिस्तान कमाई करता है टैक्सेस से, वो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, वो खर्चा किन किन चीज़ों पे करता है? देखिए, जो चीज़ें हमें पता हैं, एक तो पाकिस्तान में ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट है, बिजली का बहुत बड़ा संकट है। बहुत पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान की ग्रिड फेल हो गई थी, पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया था, ये तमाम खबरें आई। तो आप देखें कि पाकिस्तान में ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट है, और जब तक ऊर्जा के संकट को हल नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान, हम ये नहीं मान सकते कि वो तरक्की कर पाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल भी फेल है जी। इसके बाद देखिए, पाकिस्तान एक आतंकवाद से ग्रसित देश है, पाकिस्तान युद्ध ग्रसित देश है। पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ अंदरूनी भी हैं। मतलब जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाला हुआ है, जिन आतंकवादियों के ज़रिए वो भारत में अपनी हरकतों को अंजाम दिलाने की कोशिश करता है, वही आतंकवाद उसके अपने देश के लिए भस्मासुर बना हुआ है। जी। तो वो एक, और उससे अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है। जहां भारत की जो छवि है पाक साफ ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रही है, वहीं पाकिस्तान की छवि दिनों दिन नेगेटिव होती चली जा रही है। आपने बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हाँ, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक रूप से तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल। आप एक चीज देखिए, भ्रष्टाचार पाकिस्तान की जड़ों में घुसा हुआ है, और बहुत इसकी वजह से वहाँ परेशानी हो रही है। पाकिस्तान की, जैसे भारत की एक बहुत बड़ी आबादी युवा आबादी है, तो कुछ भी कहें, पाकिस्तान अब अलग तो भारत ही से हुआ है, तो पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी आबादी युवा आबादी है। वहाँ करीब 63% जो है वो युवा आबादी है, लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। एडीबी की रिपोर्ट है, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट है, 50% से ज़्यादा आबादी वहाँ पर रोजगार की तलाश में है। और मतलब ये वो आबादी है जिसे हम काम करने लायक आबादी मानते हैं। इसके बाद देखिए, वहाँ पर 20 मिलियन रोजगार हर साल ये सृजित करने की आवश्यकता है, ये रिपोर्ट में लिखा है। वहाँ की जो शिक्षा है वो करीब साक्षरता दर 60% है, और जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं इनमें ये सबसे कम है। अब जब आप सबसे कम की बात कर रहे हैं, ये भूटान से कम है, ये नेपाल से कम है, ये बांग्लादेश से कम है, ये भारत से कम है, तो ये तमाम इस पूरे इलाके में जितने भी देश हैं, बहुत बड़ा हो गया, भूटान, नेपाल, तमाम देशों से कम है। आप देखिए कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे कम वहाँ साक्षरता दर है, वहाँ 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पर। आप देखें कि 1000 में से 66 शिशुओं की मृत्यु प्रथम जन्मदिन से पहले ही हो जाती है। पाकिस्तान की स्थिति यह है, गरीबी है, कुपोषण है, एजुकेशन नहीं है। अच्छा, जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े नेता हैं, वो अपने टैक्सेस का भुगतान टाइम से नहीं करते। ये पाकिस्तान का एक दुर्भाग्य है कि लोग वहाँ पर टैक्स का पे वहाँ टाइम से नहीं कर रहे। कर चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के गिने चुने परिवार हैं, पुराने परिवार हैं, ज़मींदार परिवार हैं, उन्हीं के पास पूरा पैसा पाकिस्तान का है। वो लोग एकदम लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं, उनके किलोमीटरों में फैले हुए घर हैं, है ना, उनके पास में नौकर चाकरों की कमी नहीं है, उनके पास एक से एक लग्जरी चीज़ें मौजूद हैं। वही लोग हैं जो
अमेरिका का सेब मंगा के खा रहे हैं, वही लोग हैं जो इटली का नाशपाती मंगा के खा रहे हैं, और पाकिस्तान की जो तमाम जनता है, आम जनता है, वो आटे के लिए सड़क पे लड़ रही है मृत्युंजय, आटे के लिए सड़क पे लड़ रही है। और 35% लोग, बल्कि अब तो और ज्यादा यह आंकड़ा है, पुरानी रिपोर्ट है कि 35% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, और बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये बहुत दुखद आंकड़ा है। 39% आबादी ऐसी है जो गरीबी में जी रही है, गरीबी से भी नीचे, वो करीब 35% हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो गरीबी में हैं, यानी करीब 75% लोग जिस देश के खाने को मोहताज हैं, वहाँ के करीब 1% लोग ऐसे हैं जो रईसों से भी ज़्यादा रईस हैं, अमीरों से भी ज़्यादा अमीर हैं। वही लोग नेता हैं, वही लोग सत्ता में बैठे हैं, वही लोग अधिकारी हैं। तो पाकिस्तान का भला आखिर होगा कैसे? सही बात है सर। तो रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है और लगातार ख़राब होती जा रही है। जब हम चीन के कर्ज की बात कर रहे हैं तो चीन का कर्ज यहाँ अरबों डॉलर का हो चला है, और बेल्ट एंड रोड अभियान के तहत जो CPEC है वहाँ पर $60 अरब का चीन ने निवेश किया। अब वो $60 अरब कहाँ गए भगवान जाने, कहाँ चले गए वो $60 अरब? क्या वहाँ सड़कें बनी, क्या वहाँ विकास हुआ, क्या उन लोगों को रोजगार मिल सका? ऐसी कोई खबरें तो आई नहीं है। 2015 में ये परियोजना शुरू हुई थी, करीब 10 साल हो गए मृत्युंजय। 10 साल के बाद भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान की स्थिति सुधरी क्यों नहीं, जबकि आपने ये तो सोच समझ के बनाया था। अब इसका क्या हुआ? बिल्कुल जैसा आपने बताया सर, जितना चीन से कर्ज लिया है, $30 अरब का कर्ज है, जी, 30 अरब डॉलर। 30 अरब डॉलर। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि पाकिस्तान का एक बहुत मोटा हिस्सा इकोनॉमी का रक्षा के ऊपर वो लोग खर्च करते हैं, हथियारों के ऊपर खर्च करते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं। तो क्या ये सब जितना, जो भले ही खाने को आटा ना हो लेकिन चलाने को AK-47 होनी चाहिए? जी बिल्कुल यही स्थिति है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ये कि वहाँ पर इस वक्त बहुत परेशानी है, वहाँ के युवा परेशान हैं। और बांग्लादेश, ऐसा आरोप है कि शेख हसीना यदि चीन की बात मान लेती तो शायद उनकी सत्ता ना जाती, ऐसा कहा जा रहा है। सच है झूठ है वो अलग का विषय है, लेकिन चीन का जो दखल है वो पाकिस्तान में है, वो नेपाल में है, वो भूटान पर धीरे धीरे अपना दखल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वो बांग्लादेश में है, वो पूरा जो साउथ चाइना सी का जो पूरा हिस्सा है वहाँ पर उसका दखल बढ़ता जा रहा है, बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अब भारत की बात करें तो भारत में भी दखल बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने वो दखल बढ़ने नहीं दिया, है ना। अब हमारे यहाँ तमाम आप देखें कंपनियां उनकी बैन हुई, उनके तमाम ऐप बैन हुए, जो हमारी डेटा चोरी की जो चीज़ें थी उनको हमने सिक्योर करने का प्रयास किया। आज हमारे यहाँ जो बैंक ऑपरेट होते हैं, हमारे यहाँ जो काम कर रही हैं चीन की कंपनी, अगर कोई लीगल तरीके से कर पा रही है तो कर रही है, वरना नहीं कर रही है। जो इनकी बेल्ट एंड रोड योजना इन्होंने बताई उसी तरीके से हम कुछ वक्त पहले, आपको ध्यान होगा कि UAE, यूरोप और भारत, इनको जोड़ने के लिए हमने एक अलग कॉरिडोर शुरू किया। और ठीक है, वो उसमें वक्त लगेगा, वो ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा और उधर कल बन के तैयार हो गया। लेकिन हाँ, हमारी पूरी तैयारी है कि हम चीन से दो हाथ कर पाएँ। हमारी पूरी तैयारी है आर्थिक रूप से, मैं कोई जंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी पूरी तैयारी है कि हम आर्थिक रूप से खुद को इतना मजबूत बनाएं कि हमें किसी देश के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हमारे जो युवा हैं वो वक्त से अपने टैक्सेस को भरना आज पसंद कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखिए इनकम टैक्स का कलेक्शन जो है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं आप पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है, और जो वर्तमान स्थिति भी है, जो उनके पास ये खजाना समंदर में निकला है मृत्युंजय, कोई भरोसा नहीं है कि ये खजाना वाकई निकला है या ये केवल फसाना है। खजाना नहीं, फसाना है, कहानी है, कोई नहीं जानता। सर मैं इसी चीज़ पे आके निष्कर्ष पे पहुंचना चाह रहा था, जो हमारे दर्शक हैं उनको अगर बताया जाए अभी कि ये पूरा जो आज की हमारी चर्चा थी, आज जो हमारा धन धनाधन का एपिसोड था, वो पूरा किस चीज़ पे था, एक निष्कर्ष देके हम लोग इस आज के शो को खत्म करते हैं। देखिए मृत्युंजय, हम बात कर रहे थे आज पाकिस्तान का जो नया
ये पैंतरा है। पाकिस्तान ने ऐसा कहा कि हमें एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, हमें एक बहुत हमारे हाथ तेल और गैस का भंडार लगा है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसमें कहीं साफ इस बात को नहीं कहा गया कि ये कितना बड़ा हो सकता है, इसमें कितना पैसा लगेगा, ये कब तक पूरा होगा। जो कुछ है वो केवल अनुमान है और इसके अलावा फिलहाल ये कुछ भी नहीं है। हमारा जो डेटा कहता है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियां बताती हैं, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, वो यही बताती हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है, बेहद नाजुक है। अगर पाकिस्तान की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अब वो दिन बहुत दूर नहीं है कि पाकिस्तान की सड़कों पर जैसा श्रीलंका में हमने हाल देखा था वैसा हाल हमें देखने को मिलेगा। हालांकि पाकिस्तान में भी हमने आटे को लेकर बहुत मारामारी की स्थिति देखी थी, गरीब जनता वहाँ भी बहुत परेशानी देखी थी, तो वो एपिसोड रिपीट हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा शो देखने के लिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की स्थिति को लेकर? अगर पाकिस्तान को ये खजाना मिल भी जाता है तो क्या पाकिस्तान की स्थिति सुधर सकती है? क्या ये सच में खजाना है या फिर सर ने जैसा बताया फसाना भी हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम धन धनाधन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।